हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो बच्चों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में, या कहें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि चैप्टर से है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिससे हर वर्ष आपके बोर्ड के एग्जाम में एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं इससे। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी जबरदस्त हो तो हमसे जुड़े रहिए और ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए। और यहाँ पे बच्चों, समय आने पर आपको वन शॉट वीडियोस भी मिलेंगे। आपके लिए क्रैश कोर्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने। क्या है बच्चों? तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक गुणित है। यानी कि यहां पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? कि इसमें से कौन हैप्लॉइड है। क्या बच्चों? हैप्लॉइड एक गुणित है। तो जवाब आपके सामने, यानी कि ऑप्शन आपके सामने है, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, जाइगोट और ए और बी दोनों। यानी कि देखिए, अगर हम मेल गैमिट की बात करेंगे तो बच्चों मेल गैमेट होता है हैप्लॉइड। क्या होता है जी? हैप्लॉइड होता है। फिर अगर हम देखिए, फिर अगर हम फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो फीमेल गैमेट भी क्या होता है? फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है। फिर अगर जाइगोट की बात करेंगे तो बच्चों ध्यान देंगे, जाइगोट हैप्लॉइड नहीं होता है। और ऑप्शन है ए और बी। यानी कि ए और बी दोनों क्या है बच्चों? ए और जो बी है दोनों का दोनों क्या है? हैप्लॉइड है, यानी कि एन है। और पूछा क्या जा रहा है कि इसमें से कौन हैप्लॉइड है? तो दोनों है। तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा डी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, अगला जो प्रश्न आपके सामने है बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको पता है, आपने ये चैप्टर जरूर पढ़ लिया है पूरा कंप्लीट, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, दिमाग लगाएंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे कि निम्न में से कौन एक गुणित नहीं है। अभी हमने बताया था, ठीक है। मेल गैमिट एन, मेल गैमिट क्या है? एन है। फीमेल गैमिट भी एन है। जाइगोट क्या है? 2n है। तो बच्चों, अभी जो प्रश्न था कि हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड ई नहीं है। तो एक और बात समझिएगा, आप कभी भी एग्जाम देने जाइए ना तो प्रश्नों को एक दो बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, कि क्या उसमें नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, क्या ऐसे ही है। तो यहाँ पे पूछा गया कि एक गुणित नहीं है, यानी कि एक गुणित नहीं है तो द्विगुणित होगा, त्रिगुणित होगा, जो भी होगा। तो यहाँ पे जो n और n है ये क्या है? तो एक गुणित है। जबकि यहां पे जो जाइगोट है यह एक गुणित नहीं है। तो बच्चों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जाइगोट। और बच्चों आपको पता है, जाइगोट को हम हिंदी में युग्मनज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में हम इसे युग्मनज भी कहते हैं। ओके, अब आपका तीसरा प्रश्न है, एस्टामिनेट शब्द प्रदर्शित करता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, 2023 का जो बोर्ड का पेपर था उसमें पिस्टिलेट के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में पूछा गया था बच्चों? पिस्टिलेट के बारे में पूछा गया था। तो नेक्स्ट टाइम इस प्रश्न को आप गेस के रूप में रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम एस्टामिनेट पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियोस में आपको वही ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एस्टामिनेट शब्द प्रदर्शित करता है। एस्टामिनेट टर्म रिप्रेजेंट किस बात को रिप्रेजेंट करता है, यही तो जानना है। देखिए, हम थोड़ा समझते हैं। जब फ्लावर में एस्टामिन होगा, फ्लावर में एस्टामिन होगा, देखिए एक्चुअली होता है कि जो फूल होते हैं ना उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं। लेकिन यहां पर पूछा जाए कि अगर केवल एस्टामिन रहे तो क्या होगा, और अगर एस्टामिन होगा तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे एस्टामिनेट। क्या बोलेंगे बच्चों? उस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे एस्टामिनेट बोलेंगे। तो इसलिए पूछा जा रहा है कि एस्टामिनेट फ्लावर किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एस्टामिनेट जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों जवाब क्या हो जाएगा जी आपका? ये हो जाएगा, यानी कि ए, यूनिसेक्सुअल कंडीशन को। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आप देखिए, होमोथैलिक शब्द प्रदर्शित करता है। होमोथैलिक थोड़ा समझिए, ठीक है। मेल फीमेल, मेल और फीमेल। एक बात ध्यान दीजिए, ये मेल है और ये
इसको बोलते हैं मेल, ओके, और ये क्या है, फीमेल। जब मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक ही बॉडी में है, एक ही बॉडी में, यानी कि सेम बॉडी में है। समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, हम आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको देखेंगे। तो देखिए, तो मेल और जो फीमेल है अगर एक ही बॉडी में है तो उसको तो हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। और अगर हम थैलस की बात करेंगे कि बहुत सारे पौधे होते हैं जो थैलस के रूप में रहते हैं, ठीक है, तो थैलस में यानी कि तो वो हो जाएगा होमोथैलस, होमोथैलिक, होमोथैलिक, यानी कि जब मेल और फीमेल एक ही थैलस में रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे होमोथैलिक। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेल और फीमेल दोनों है, तो यानी कि किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन को ये रिप्रेजेंट करता है, द्विलिंगी स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, ओके। तनिक थोड़ा सा देखेंगे आप यहाँ पे, बाइसेक्सुअल कंडीशन ये भी है, और हर्माफ्रोडाइट कंडीशन यानी कि बच्चों ये भी होता है, बाइसेक्सुअल का ही हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे और आप क्या लिख देंगे कि बी और सी, बी और सी दोनों होंगे, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट भी बाइसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये बाइसेक्सुअल कंडीशन तो ऑलरेडी है ही। तो होमोथैलिक शब्द प्रदर्शित करता है क्या, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट कंडीशन को। तो इसलिए जवाब क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों इसके जवाब सही है, ओके। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, मैच द ऑर्गेनिज्म गिवन इन कॉलम 1। देखिए यहां पे 2 कॉलम दिया गया है, ठीक है, अब उसको मैच करना है उनके लाइफ स्पेन से, यानी कि उनका जो जीवन काल है उससे मैच करना है। तो चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं। तो देखिए अगर बटरफ्लाई की बात करेंगे तो बटरफ्लाई का जीवन काल कितना होता है, ये 1 से 2 वीक। अगर हम कौवे की बात करेंगे तो कौवे का कितना होता है, 15 वर्ष। एक और बात बताएगा बच्चों, अगर क्रॉस वाला या मैचिंग वाला प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आए ना तो घबराना नहीं है, आप क्या कीजिए, ऑप्शन को पढ़िए और मान लीजिए 4 है उसमें से 2-3 को मैच कराइए। अगर 2-3 लगातार किसी ऑप्शन में मैच कर जाते हैं ना तो उम्मीद कीजिए कि 100% नहीं तो 99% वही ऑप्शन सही हो होने वाला है, ठीक है। तो फिर आप उस ऑप्शन को क्या कर दें, गलत। लेकिन अगर आपको याद है, पूरी तरह कंफर्म है, तो आप उसे टिक जरूर कर लें। जैसा कि देखिएगा कि बटरफ्लाई का कितना होता है, 1 से 2 सप्ताह, कौवे का कितना होता है 15 वर्ष, क्रोकोडाइल का कितना होता है बच्चों, और पैरट का देखिएगा, पैरट का होता है 60 वर्ष, कितना 60 वर्ष, 60 वर्ष नहीं बच्चों, 60 वर्ष नहीं, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इसे, 60 वर्ष नहीं होता है। क्रोकोडाइल का कितना होगा बच्चों, क्रोकोडाइल का होगा ये 60 वर्ष होगा, और पैरट का कितना 140 वर्ष। यानी कि यहां पे जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है बच्चों, तो वो है यहां पे ए का है 4, बी का है 3, सी का है 2 और डी का है 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो बच्चों आपका जवाब यहां पे मिल चुका है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देखिए यहां पे 4 3 2 1, यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि यहाँ पे मैच करके दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए ऊपर देखेंगे 4 3 1 2, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, और ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, तो डी ही सही है, आप इस सही माने। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए, द गिवन फिगर रिफर्स टू विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, यानी कह रहा है ना कि यहाँ पे पिक्चर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ईस्ट में ये जो तस्वीर दी गई है उसमें किस प्रकार के प्रजनन को
ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यह किस प्रकार के प्रजनन को दिखा रहा है। देखिए बच्चों, किस प्रकार के प्रजनन को दिखा रहा है जी, तो यह दिखा रहा है क्या, तो देखिए ये है पेरेंट, ठीक है। अब पेरेंट में क्या हुआ, एक छोटा सा बर्ड निकला, क्या निकला बच्चों, बर्ड निकला है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, न्यूक्लियस ट्रांसफर हो गए हैं और ये अलग बर्ड बन गया, क्लियर ना, ये बर्ड विकसित हो गया। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया दिख रही है बच्चों, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं बर्डिंग। तो ईस्ट में ये बर्डिंग को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है बच्चों, तो बर्डिंग कंडीशन को दिखाया जा रहा है, क्लियर ना। ओके, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं, पिस्टिया में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। एक बात ध्यान देंगे बच्चों, जो पिस्टिया होता है ना और जलकुंभी होता है ना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, जलीय पौधे। तो पिस्टिया क्या है जी, तो जो पिस्टिया होता है बच्चों, पिस्टिया होता है एक एक्वेटिक प्लांट, क्या बच्चों, ये है एक एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, यानी कि ये एक है जलीय पौधा। और जलीय पौधा होता है ना, इसमें क्या होता है, तो इसमें ऑफसेट पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चों, ऑफसेट पाया जाता है, पिस्टिया में भी और ये इकॉर्निया में भी, ठीक है जी, ऑफसेट पाया जाता है, जिससे इनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है। एक और बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, इकॉर्निया के बारे में हमने एक डिटेल वीडियोस बनाई है जो कि इस चैनल पे वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे, जहां पे हमने यहाँ पे बताया है कि ये जो जलकुंभी है इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया और यह आया कहां से, इसको लाया किसने और ये कब भारत में आया था और इसको किस लिए लाया गया था। अगर आप जानना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ये ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कहा जाए कि पुनर्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होती है, यानी कि रीजनरेशन पूछा जा रहा है बच्चों, क्या पूछा जा रहा है, रीजनरेशन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, एस्पंज है, एस्पाइरोगाइरा है, पेनिसिलियम है, कारा है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होगा। देखिए अगर हम ये देखिए, ये नीचे से ऑप्शन देखते हैं, तो जो कारा होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पहले में ही ये बाहर है, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है, अब वेजिटेटिव नहीं, रीजनरेशन पूछा जा रहा है, ठीक है जी, रीजनरेशन पूछा जा रहा है, रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन होता है, क्लियर ना, ये हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर है पेनिसिलियम, तो बच्चों इसमें होता है, पेनिसिलियम में निर्माण होता है कोनिडिया का, ठीक है जी, कोनिडिया का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे जो एस्पाइरोगाइरा है इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो वास्तव में अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो देखिएगा जो ये एस्पंज होगा ना, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि एस्पंज में क्या होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, यानी कि बच्चों जो पुनर्भवन की क्रिया होती है, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देंगे, ऊपर हिंदी में ध्यान देंगे कि क्रिया निम्नलिखित किसमें होती है, तो वो होती है रीजनरेशन एस्पॉन्ज में होती है, किसमें होती है बच्चों, एस्पॉन्ज में होती है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे प्लेनेरिया भी रहता है तो प्लेनेरिया में भी आपको रीजनरेशन देखने को मिलते हैं, जो कि ट्रू रीजनरेशन वहां पे हमको दिखाई देता है, ठीक है। और हाइड्रा में इसकी खोज की गई थी, ऑलरेडी शायद आपको पता होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9 कि जलकुंभी, देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि जलकुंभी 65,000 पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, यानी कि इन हाउ मेनी मंथ वाटर हाइसिंथ कैन प्रोड्यूस 65,000 प्लांट्स, यानी कि 65,000 पौधे कितने दिन में ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो सिंपल सा आप हमें इसे याद रखिएगा, वो है ये 8 महीने में क्या कर सकता है, तो ये 65,000 पौधे उत्पन्न कर सकता है, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है, यानी कि द कम्युनिटी, ये देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द कम्युनिटी ऑफ प्लांट वाटर इज मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन। तो एक बात समझिए, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स मैक्सिमम ये जलीय होते हैं। क्या होता है बच्चों? जलीय होते हैं। तो यहां पे इनका जो गैमिट होगा ना, फ्यूज होगा किसके? तो जल में ही। तो देखिएगा, तो ब्रायोफाइट्स और जो टेरिडोफाइट्स हैं, इन दोनों में जो फर्टिलाइजेशन का मीडियम है वह वाटर होता है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो आपका जवाब हो गया बोथ, यानी कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स भी हो जाएंगे और ये आपके टेरिडोफाइट्स भी हो जाएंगे। और इन दोनों में जो फर्टिलाइजेशन का मीडियम होता है, किस मीडियम में फर्टिलाइज होते हैं? तो ये होते हैं वाटर के अंदर। क्लियर ना? आई होप कि आपको क्लियर हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे बच्चों। तो देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही खास है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। जब युग्मक संलयन यानी कि व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। चलिए जो प्रश्न है उसको समझते हैं। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? निषेचन कहते हैं। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है, और एक बात जानिए कि निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर भी होती है, शरीर के अंदर भी होती है। शरीर के बाहर भी होती है, शरीर के अंदर भी होती है। जब शरीर के बाहर होगा तो उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम इसकी बात करेंगे। और शरीर के अंदर होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चों? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन की प्रक्रिया बाहर भी होती है और अंदर भी होती है। तो प्रश्न है कि जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? तो जब जीव के शरीर के बाहर होता है तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो का बनने की क्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस, तो ये पूछा नहीं जा रहा है, ये तो होगा नहीं, बाहर है ना। ये पार्थेनोजेनेसिस में निषेचन तो होता नहीं है। तो जवाब आपका क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसके साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए आप कि ये एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए हम यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दे रहे हैं कि आप एग्जाम में जाकर के गलतियां ना करो। ठीक है, तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन। एक और बात ध्यान रखिएगा, एक होता है इन वीवो। इन वीवो, अब इन वीवो का मतलब क्या होता है बच्चों? इन वीवो का मतलब होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि जब निषेचन क्या होता है, जब निषेचन की जो प्रक्रिया है शरीर के अंदर होता है उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आंतरिक निषेचन कहते हैं बच्चों। तो वहीं इन विवो की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है? देखिए क्वेश्चन है कि ऑप्शन दिए गए हैं, कॉर्म है, ऑफसेट है, शक्कर है और कोनिडिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से आपसे पूछा जा रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है कि जो कि पुष्पी पौधे में कायिक जनन में भाग नहीं लेता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो कॉर्म, तो बच्चों कॉर्म भाग लेता है। ठीक है, ऑफसेट, ये ऑफसेट भी भाग लेता है, जैसे जलकुंभी हमने देखा ही था। शक्कर भी भाग लेता है। ठीक है, और रहा बात कोनिडिया का, तो बच्चों ये पेनिसिलियम में होता है और पेनिसिलियम एक कवक है, नॉट की प्लांट है। ठीक है, तो कोनिडिया किस में होता है? तो ये एक फंगी में होता है। किस में होता है जी? एक कवक में होता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा डी, यानी कि जो कोनिडिया होता है वो पुष्पी पौधों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के काम में नहीं आता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? आप देखिए बच्चों, सजीव प्रजक पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जीव आपके ओविपेरस यानी कि अंडे देने वाले, विविपेरस जिसको हम सजीव प्रजक कहते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, ये होते हैं, और एक होता है ओवोविविपेरस, इस कंडीशन को हम
बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि सजीव प्रजनक इसमें से कौन है। तो बस एक बात जानिए कि जो अंडे नहीं देंगे, जो बच्चे उत्पन्न करेंगे, उनको हम लोग सजीव प्रजनक कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, कॉकरोच है, ठीक है, बिच्छू है, मक्खी और तितली है। तो देखिए कॉकरोच, मक्खी और जो तितली है ये अंडे देते हैं, अंडे देने वाले हैं, ये अंडे या लार्वा जो भी बनता है, ठीक है। तो आपका जवाब ना ही डी होगा, ना ही ए होगा, ना ही सी होगा। तो बच्चों आपका जवाब क्या होगा, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा स्कॉर्पियन। ये बच्चे को जन्म देते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, ये बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, याद रखिए स्कॉर्पियन अंडे नहीं देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है कि मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर हम एक जैसे मानव है उसमें नॉर्मल सेल की बात करेंगे, एक हम नॉर्मल सेल की बात करेंगे, तो नॉर्मल सेल में कितने होते हैं बच्चों, नॉर्मल सेल में होते हैं 46, यानी कि ये होते हैं 2n, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। ओके, अब देखिएगा जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, उसमें तो 46 है। एक होता है जर्मिनल सेल, ठीक है, जर्मिनल सेल समझिएगा। कौन सा सेल बच्चों, जर्मिनल सेल। अब ये जो जर्मिनल सेल है ना, इसमें भी तो 2n है, लेकिन इसमें होता है एक विभाजन, ठीक है। क्या होता है जी, एक विभाजन, जिसको हम कहते हैं अर्धसूत्री, अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस डिवीजन। अब मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप ये होता है एन हो जाता है। क्या होता है बच्चों, एन हो जाता है, यानी कि ये हैप्लॉइड हो जाता है। और जो जर्मिनल सेल है वो क्या बनाते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट। क्या प्रोड्यूस करते हैं जी, गैमेट। तो गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो अगर जर्मिनल सेल में 2n है, तो अगर इसमें मियोसिस हो रही है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मियोसिस में जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या घट जाती है, आधी हो जाती है। तो अगर जर्मिनल सेल में 46 है, तो गैमेट में कितना होंगे, 23। तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी बच्चों, क्या 21 होगा, नहीं 23 होगा, हाँ बिल्कुल 23 होगा। 46 तो पूरा होता है, ये नहीं ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट था। इनमें से कौन अण्डप्रजक प्राणी है, ओवीपेरस। क्या बच्चों, ओवीपेरस यानी जो कि अंडे देते हैं, ओवी ओवा से बना है ओवी, ओवीपेरस कि वैसे जीव जो अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, उनको हम अण्डप्रजक कहते हैं, ओवीपेरस कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ओवीपेरस कौन सा प्राणी है। क्या मुर्गी अंडे देती है, हाँ देती है जी। सांप अंडे देता है, हाँ देता है। मगरमच्छ अंडे देता है, बिल्कुल। ये तीनों के तीनों अंडे देने वाले हैं, तीनों के तीनों अंडे देने वाले हैं। तो बच्चों इनमें से सभी इसका जवाब होगा, इनमें सभी हो जाएंगे अण्डप्रजक के अंदर, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब है अगला प्रश्न आपके सामने कि उच्च श्रेणी के पौधे में, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, यानी कि जो हाई प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन कहां होता है। क्या उनमें फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है, शरीर के बाहर होता है, ये बातें पूछी जा रही है, ठीक है। तो एक बात आपको बता दे, जितने भी उच्च श्रेणी के जीव है ना, चाहे वो आपके एनिमल हो चाहे वो प्लांट्स हो, हायर ऑर्डर में आएंगे, तो उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वह होता है शरीर के अंदर, यानी कि इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया उनमें पाई जाती है। तो प्रश्न ही यहाँ पे है बच्चों कि उस श्रेणी के पौधों में निषेचन कहाँ होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आंसर लगाना है कि निषेचन कहाँ होगा बच्चों। तो निषेचन कहाँ होगा, क्या एक्सटर्नल होगा, ये तो पूरी तरह गलत है। क्या इंटरनल होगा, हाँ बिल्कुल सही। कहाँ होगा बच्चों, ये इंटरनल होगा, क्लियर ना। ओके, अब देखिएगा, अब आपके सामने अगला प्रश्न है, देखिए, ठीक बच्चों, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। थोड़ा सा आप देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा।
ठीक है जी। जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। या कह सकते हैं कि ऑप्शन दिए गए हैं मुकुलन है, लेयरिंग है, बोना है और ये दाव लगाना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता ही नहीं है। कौन सा प्रोसेस है? चलिए, मुकुलन ईस्ट में होता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखिएगा, ये बर्डिंग या मुकुलन जिसको कह रहे हैं ये एसेक्सुअल है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? तो ये एसेक्सुअल में आता है। लेयरिंग है एसेक्सुअल का ही है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक है, ये वेजिटेटिव में आता है। फिर यहाँ पे बोना है, फिर एक लेयरिंग है। तो देखिए जो लेयरिंग है ये भी आपका वेजिटेटिव में आता है। तो बच्चों यहाँ पे अब बच गया एक जो कि है बोना, यानी कि आप क्या करते हैं, बीज को ले जाते हैं और मिट्टी में लगा देते हैं, तो वहां पर किसी प्रकार से रिप्रोडक्शन चाहे सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई बात ही नहीं होती है। तो बच्चों इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सोइंग, यानी कि बोना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मेथड नहीं है। और आप इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट कर लो, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। यही नहीं, देखिएगा जबकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। अब देखो जी, अब कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, यानी कि पूछना, ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी कि शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया किसमें हो रही है या किस समय होती है, यही ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने मेढक है, फिर हिरन है, फिर मनुष्य है और ये घोंघा है। तो चलो एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताएंगे आप कि फर्टिलाइजेशन में कहां होता है? ऑप्शन को पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए और आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। क्या जवाब है आपका? जी हाँ, बिल्कुल आपका जवाब आ चुका है और ये जवाब है, बताते देखिए, मेढक है, हिरन है, मनुष्य है, घोंघा है। नीचे से शुरू करते हैं। घोंघा है, घोंघा में क्या होता है? इंटरनल होता है। मनुष्य में क्या होता है? इंटरनल होता है। हिरन में क्या होता है? इंटरनल होता है, जबकि मेढक में एक्सटर्नल होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपके सामने होगा वो क्या होगा? मेढक, क्योंकि मेढक में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है शरीर के अंदर नहीं होती है, जबकि शरीर के बाहर होती है। और देखते हैं ना कि इसके जो निषेचन होता है इसके बनते हैं लार्वा, बनते हैं टेडपोल बनते हैं। फिर आके आपने देखा है ना कि कभी कभी होता क्या कि आप देखिएगा नदी के किनारे जाइएगा तो आपको काले काले दिखेंगे छोटे छोटे मछली की तरह, जिसको हम लोग बेग मछली कहते थे बचपन में। बाद में पता चला कि वो मछली नहीं थे, वो मेंढक के लार्वा थे। ठीक है जी, तो वही बात है बच्चों, उसमें पूंछ थे, बाद में पूंछ गल जाता है और वो मेढक बन जाता है, यही सब प्रक्रिया होती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो मेढक होना चाहिए। चलिए, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, यानी कि बच्चों पूछा जा रहा है ना कि कौन ऐसा इसमें पौधा दिया गया है। ऑप्शन है आपको पपीता, सरसों, मक्का और गुड़हल। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन ऐसा पौधा है जो कि क्या द्विलिंगी नहीं है। कहने का मतलब कि नहीं, देखिए उसमें नर युग्मक नहीं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों नहीं है, या तो नर जनन होगा या तो मादा होगा, वही पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन 4 है पपीता, सरसों, मक्का और गुड़हल। तो देखिए सरसों, मक्का और गुड़हल ये सभी के सभी क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होता है बच्चों? सभी के सभी बाइसेक्सुअल होते हैं। और इसमें से ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है, एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लिख डालेंगे इंपॉर्टेंट इसे। अब जो पपाया है इसमें मेल और फीमेल अलग होता है। आपने देखा होगा ना कि जो पपीता का पेड़ है, आपने दो प्रकार के पौधे इसके पेड़ देखेंगे या पौधा देखेंगे, ठीक है, जो कि जिसमें आपने देखा होगा कि एक में केवल फूल लगता है और लोग कहते हैं कि इसमें फल नहीं लगे तो बंजिया गया है। कहा वो तो बंजिया गया, लेकिन वो बंजिया नहीं है बच्चों, एक्चुअली वो नर प्लांट होता है। क्या होता है बच्चों? नर प्लांट है। और एक में देखिएगा जिसमें आपको बहुत प्यारे प्यारे फल दिखेंगे पपीते के, ठीक है। और बच्चों पपीता का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कब? इसकी बहुत सारी कहानी है। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, तो बचपन में पेड़ से जाते थे, पपीता को तोड़ते थे, उसको काट करके उसमें मिर्च मसाला डाल करके उसको हम लोग बनाते थे भुजरी।
क्या बनाते थे बच्चों? भुजिरी बनाते थे और उसको बड़े चाव से खाते थे, एकदम पूरा आनंद लेकर के। बच्चों बचपन आनंद वाला ही होता है। अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, बचपन कहाँ रह गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पपीता, ठीक है। स्तनधारियों में निषेचन का भाग है, यानी कि पूछा जाए जो मैमल्स हैं उनमें निषेचन कहाँ होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस देखिए आप कि निषेचन कहाँ होता है। क्या ओवरी के अंदर? नहीं, बिल्कुल ओवरी के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती नहीं है, क्योंकि ओवरी से बनता है ओवम, यानी कि गैमेट बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। फैटी पार्ट ये तो भी गलत हो जाएगा। यूट्रस में तो इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि उसमें जो इम्ब्रियो है वो जाकर के धंस जाता है, वो होता है। तब हम लोग बात करेंगे। फिर रहा ऑप्शन नंबर डी। तो जब 3 गलत है तो चौथा सही होगा। तो बच्चों निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ठीक है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तो वहां पर हम आपको भली भांति बताएंगे। चलिए, अब एक निषेचन का परिणाम क्या होता है, कि क्या होता है जब 2 युग्मक यानी कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों मिलते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो बच्चों चलिए हम लोग रिजल्ट देखते हैं। देखिए, एक है मेल गैमेट, ठीक है बच्चों, ये पहले इसको कर देते हैं फीमेल, एक है मेल, ओके। अब देखिए फीमेल गैमेट, जैसे कि मान लेते ये ओवम है, ओवम है, और ये देखिएगा, और ये मान लेते हैं हम लोग एस्पर्म है। क्या बच्चों? एस्पर्म है, ओके। ये भी एन, ये भी एन। अब दोनों मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं। तो मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट दोनों जब मिल रहे हैं ना, तो इनसे बनता है एक संरचना जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं जी? जाइगोट, यानी कि 2n कहते हैं। क्या कहते हैं जी बच्चों? 2n कहते हैं। क्लियर ना? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं जाइगोट, यानी कि 2n होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, क्योंकि निषेचन का परिणाम क्या होता है? वो होता है जाइगोट। द्विनिषेचन का परिणाम होता है रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज, रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या है, क्या होता है रिजल्ट। तो बच्चों एक बात बताते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं। तो देखिएगा, एक्चुअली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, उनमें 2 मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट एक सेल को फर्टिलाइज करता है, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस यानी कि ध्रुवीय केंद्र को फर्टिलाइज करता है। तो जो पहला मेल गैमेट है फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो द्वितीय केंद्रक यानी कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसको फर्टिलाइज करता है, जिसको हमने अभी पोलर न्यूक्लियस बोला। तो उससे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, जिससे बनता है पोलन क्या बनता है बच्चों? जिससे बनता है एंडोस्पर्म। यानी कि इसमें 2 प्रक्रियाएं होती है, एम्ब्रियो भी बनता है और एंडोस्पर्म भी बनता है। तो देख लेते हैं, एम्ब्रियो भी बनता है और एंडोस्पर्म बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के रूप में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। क्लियर ना? ओके। अब ओइडोगोनियम में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? ओइडोगोनियम में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, पूछा जा रहा है। तो बच्चों एक बात बता दें, ये जो जूस्पोर्स हैं, एकिनेट हैं, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो ओइडोगोनियम, ठीक है, तो ओइडोगोनियम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है ना बच्चों, वो किससे होता है? तो वो आपके जूस्पोर्स से भी होते हैं, याद रखिएगा। ये जूस्पोर्स से भी होता है और एकिनेट से भी होता है, यानी कि जवाब हो जाएगा बोथ दे, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर जूस्पोर तो हम जानते हैं, लेकिन ये एकिनेट क्या होता है? एकिनेट क्या होता है? एकिनेट क्या होता है? ये किस जानवर या किस बला का नाम है? तो एकिनेट समझिए। देखिए, जैसे क्या होता है ना कि जो एस्पोर्स हैं, जैसे मान लेते हैं ये एस्पोर है, ये इसका सेल वॉल,
अब क्या हो जाए, इसके सेल वॉल के ऊपर एक मोटा कवच आ जाए, मोटा एक कवच आ जाए, तब ये संरचना क्या कहलाने लगेगी, ये संरचना कहलाने लगेगी एकिनेट। ठीक है, तो जब क्या होते हैं स्पोर्स के ऊपर एक मोटा कवच जमा हो जाता है, कवर कर लेता है, घेर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एकिनेट, यानी कि जूस्पोर और एकिनेट दोनों के द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसमें, ओइडोगोनियम में। ठीक है, अब एक स्ट्रॉबेरी में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो बच्चों समझिएगा, रनर है, एस्टोलन है, बोथ है, और इनमें से कोई नहीं है। तो एक और बात, रनर को कभी कभी एस्टोलन भी कहते हैं, एस्टोलन को रनर कहा जाता है, यानी कि रनर और जो एस्टोलन है दोनों के द्वारा इसमें क्या होते हैं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तो रनर और एस्टोलन दोनों इसका सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा कि स्ट्रॉबेरी में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, ओके। अब यहां पे अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है, सरीसृपों और पक्षियों के अंडे का कवच किसका बना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो रेप्टाइल्स हैं और ये जो बर्ड्स हैं उनका जो अंडा होता है उसके ऊपरी जो कवच होते हैं किसका बना होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए H2SO4, H2SO4 तो एसिड है, तो इसका तो कवच बनेगा नहीं। फिर एक कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट है, और ऑल ऑफ इनमें से सभी है। तो एक बात समझिएगा, बस इतना जानिए कि जो कवच होता है उसमें कैल्शियम होता है। इसमें देखिए तो कैल्शियम किसमें है, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट। जो अंडे का कवच होता है उसमें कैल्शियम रहता है, तो इसमें किसमें कैल्शियम है जी, तो कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट में ही कैल्शियम है। तो बच्चों आपका जवाब क्या होगा, वो होगा CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो रेप्टाइल्स होंगे या वो बर्ड्स होंगे, उनका जो अंडा होगा ना उसका कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। नवजात के बचने की सबसे अधिक संभावना किसमें होती है, तो बच्चों इस प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए दो कंडीशन है, एक जिसमें बच्चे उत्पन्न होते हैं, एक जो अंडे वाले हैं, और एक दोनों कंडीशन है। ओके, तीन कंडीशन आपके पास दिए गए, ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस और ऑल ऑफ दिस। तो देखिए अगर हम ओविपेरस की बात करेंगे तो मान लेते हैं ये तो नहीं होगा जवाब। अब मान लेते हैं क्या हुआ कि कोई जीव है जो अंडे देने वाला है, वो अंडा किसी बाहर जगह पे दे दिया। अब उस अंडे का हर वक्त खतरा रहेगा कि वो अंडे को कोई दूसरा जीव खा ना जाए या वो अंडा खराब ना हो जाए। तो ये तो नवजात के बचने के इसमें चांसेस क्या है, बहुत ही कम है। फिर अगर बात करते हैं विविपेरस, तो बच्चों जो विविपेरस होते हैं इसमें जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल करने के बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। और एक तो ओवो विविपेरस कंडीशन है, जिसमें क्या होते हैं कि ये वैसे जीव होते हैं जिनके अंडे बाहर नहीं निकलते हैं, जबकि अंडे से क्या निकलते हैं, जीव बाहर निकलते हैं। तो बच्चों अगर कंप्लीट रूप से मेजर की तरफ बढ़े, अधिकतम की तरफ बढ़े, तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों, वो होगा ये विविपेरस होगा। और इस पर भी स्टार कर लेंगे क्योंकि ये भी जवाब सही हो सकता है, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि क्या निकल रहा है, तो बच्चा निकलना कि अंडा, तो यहाँ पे इसके सरवाइव करने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो जवाब आपके बी और सी दोनों हो जाएंगे, नॉट की ना ही ऑल ऑफ दिस और ना ही ओविपेरस। ठीक है, याद रखिएगा। युग्मक संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी कि देखिए बच्चों पूछा जा रहा है कि गैमेट का फ्यूजन कहां होता है, एक्सटर्नल मीडियम में होता है कि इंटरनल मीडियम में होता है कि बोथ। हमने कुछ क्वेश्चंस पहले पढ़ा था, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो देखिएगा जब फर्टिलाइजेशन बाहर होगा यानी कि मीडियम क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, और जब फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होगा तो मीडियम क्या होगा बच्चों, तो मीडियम होगा इंटरनल। यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, यानी कि जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, जवाब होगा ये सी, यानी कि दोनों मीडियम में निषेचन प्रक्रिया हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि स्तंभ ए के द्विधारियों का स्तंभ बी के वर्दी यानी कि जो प्रोपिग्यूल्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स हैं, उससे मैच कराना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब आप खुद देंगे।
चलिए जवाब दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है। चलिए डायरेक्ट हम जवाब ही बता देते हैं कि ऑप्शन क्रिएट करने थोड़ा सा वक्त लगेंगे। तो देखिए मिला लेते हैं, ओके बच्चों, मिलाते हैं इसको। तो ब्रायोफिल्म में क्या होते हैं? लीफ बर्ड्स होते हैं। एगेव में किसका निर्माण होता है? तो एगेव में बनता है बल्बिल्स का। आलू में क्या होता है बच्चों? तो आलू में होता है आंख। और ऑप्शन किसमें होता है? वाटर हाइसिंथ में। यानी कि पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का बी और चौथा का ए, यानी कि ए बी डी और सी नीचे से और सी डी बी ए ऊपर से। यानी कि इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन में, अगर ये सी डी बी और ए लिखा गया रहता है तो वो ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन मिसिंग है। तो खैर कोई बात नहीं है, आप इतने समझदार हैं कि आप इसे समझ सकते हैं। चलिए तो बच्चों अब लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको हम लोग देखेंगे। कुछ स्पेशल आपके लिए फीचर्स हैं, स्पेशल, ठीक है। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं वो आपके बिहार बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो नीट के एस्पायरेंट्स हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज दी जाएंगी या दी जा रही हैं, जैसे कि इसमें आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं। क्लासेस आपके रिकॉर्डेड भी होंगी और कुछ लाइव भी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, चैप्टर खत्म होंगे आपके, जब एग्जाम के समय आएंगे आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस जैसे कि चल रही है, बहुत सारे हम लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट एमसीक्यू जो प्रश्न है, जो प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। और आप जो नोट्स हैं वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, t.me/biology अड्डा AK सिन्हा। आपको टेलीग्राम में सर्च करेंगे या बायोलॉजी अड्डा AK सिन्हा सर्च करेंगे तो इस प्रकार का आपको लोगो तो नहीं आएगा, यानी कि वहां पर हमारा फिगर दिखेगा, पिक्चर होगा हमारा, वहीं आपका ये टेलीग्राम चैनल होगा। फिर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसे जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि होगा वो होगा फ्लावर। तो बच्चों हम यहाँ पे फ्लावर के बारे में बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो फ्लावर के ऊपर ही होगा और नेक्स्ट वीडियो ऐसे करते करते बहुत सारे आपको कंसेप्ट देंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्लास को हम लोग खत्म करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ कि बच्चों जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में होती है जिसे लोग कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते। तो बच्चों आपका जो लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य के टिके रहेंगे, चाहे लाख कोई कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमसे होगा ही नहीं, तो आप उनको चैलेंज दीजिए कि इस काम को हम करके दिखाएंगे। क्योंकि बच्चों अगर आप उस काम करने में आपको आनंद आ रही है, आपको खुशी मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो काम आप कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, काम क्या होना चाहिए? काम सही डायरेक्शन में होना चाहिए। गलत काम में तो मजा आता है, लेकिन गलत काम नहीं होना चाहिए। और किस काम के बोल रहे हैं? जिससे लोग कहे कि तुमसे ना हो पाएगा। इस काम को आप क्या करेंगे? तो करेंगे, एकदम मन लगा करेंगे और लोगों को दिखा देंगे यस आई कैन डू इट। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।